अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी चैप्टर 1 क्लास 9th में से है। हमने आज पढ़ना है रिलेशन ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस। बायोलॉजी का बाकी साइंसेस के साथ क्या रिलेशनशिप है, तो स्टार्ट करते हैं। अगर हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखें तो हम देखते हैं कि द इंटर रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस कैन नॉट बी डिनाइड। साइंसेस की एक ब्रांच का दूसरी ब्रांच के साथ जो रिलेशन है उसको हम लोग किसी भी तौर पे रिजेक्ट नहीं कर सकते। बायोलॉजी में बहुत सी इंफॉर्मेशन है जो कि किसके बारे में, लिविंग थिंग्स के बारे में है। और जब हम लोग लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं तो हमें बाकी साइंसेस को भी इन्वॉल्व करना पड़ता है लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हुए। फॉर एग्जांपल इधर उसने एग्जांपल दी हुई है मूवमेंट। जब हम लोग मूवमेंट पढ़ते हैं ना एनिमल्स के अंदर, तो हम पढ़ तो बायोलॉजी रहे होते हैं लेकिन हम लोगों को मोशन ऑफ फिज़िक्स के जो लॉज ऑफ मोशंस है ना वो भी इसके अंदर इंक्लूड करने पड़ते हैं जब हमने एनिमल्स की मूवमेंट देखना है। तो ये बायो और जो फिज़िक्स है ये मिल के एक नई ब्रांच बना देगी जो कि होगी बायो फिज़िक्स। तो ये बन जाएगी एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस। इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस मतलब कोई से दो डिसिप्लिन हमने साइंसेस के ले लिए और उनको आपस में मिला दिया। आगे चलते हैं। ये एक डायग्राम है जो कि हमें बता रही है, थोड़े से इंट्रोडक्शन दे रही है। फॉर एग्जांपल जब हम लोग केमिस्ट्री को और बायोलॉजी को मिला के पढ़ते हैं तो बन जाती है बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी को मिला के पढ़ते हैं तो बायोकेमिस्ट्री बन जाती है। इसके अंदर हम लोग फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन वगैरह पढ़ते हैं। ठीक है, कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के क्या क्या वो रिएक्शंस वगैरह होते हैं। जब हम इकोनॉमिक्स को और बायोलॉजी को मिला के पढ़ते हैं तो बन जाता है बायो इकोनॉमिक्स, और जिसमें हम बेनिफिट्स एंड लॉसेस पढ़ते हैं कि क्या क्या लॉस और बेनिफिट्स हम हासिल कर सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हुए। ठीक है, उसके बाद अगर हम आ जाएँ जियोग्राफ़ी पे, और जियोग्राफ़ी और बायोलॉजी को जब हम लोग मिला के पढ़ते हैं तो ये बायोजियोग्राफी बन जाती है। इसमें हम लोग ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट रीजन्स में जो डिवीजन हुई होती है ना ऑर्गेनिज्म की, उसको देखते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास फिज़िक्स आ जाता है। फिज़िक्स के अंदर हम लोग मसल्स एंड बोन्स की जब मूवमेंट की बात करते हैं ना बायोलॉजी के अंदर, तो वहाँ पे हमें फ़िज़िक्स को रिलेट करना पड़ता है इसके साथ, और इसको हम कहेंगे बायोफिज़िक्स। जब हम लोग डेटा एनालिसिस करते हैं तो हमें बायोलॉजी के साथ मैथमेटिक्स को इंक्लूड करना पड़ता है, तो ये हो जाएगा बायोमेट्री। तो अब आगे चलते हैं, डिटेल में स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक। सबसे पहले जो हमारे पास आ रहा है वो बायोफिज़िक्स है। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फिज़िक्स। इसमें हम लोग फिज़िक्स को इन्वॉल्व करते हैं बायोलॉजी के अंदर। फॉर एग्जांपल जब हम लोग काम देख रहे होते हैं कि जो एनिमल्स के लिम्स हैं, एनिमल्स की टांगें हैं और जो आर्म्स हैं, उनके 4 आर्म्स और लेग्स हैं, वो किस तरह से काम करती हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें सेम प्रिंसिपल जो जिस तरह से लिवर काम करता है ना, वो पुली और लिवर, ये जो आपने फिज़िक्स में पढ़ा होगा, तो हमें उसी प्रिंसिपल के ऊपर देखना पड़ता है कि एनिमल्स के जो 4 आर्म्स हैं वो किस तरह से काम करते हैं, मसल्स जो हैं वो किस तरह से पुल कर रहे हैं, किस तरह से पुश कर रहे हैं। तो वो सेम वही प्रिंसिपल्स बनते हैं, वही मैकेनिज़्म बनता है जो कि लेवर को चलाने में और पुली वगैरह को चलाने में काम आता है। तो इस तरह से जब हम लोग मूवमेंट पढ़ रहे होते हैं तो फिज़िक्स और बायो जो है ना वो एक दूसरे के साथ रिलेट कर जाती हैं। तो ये जो इंटरडिसिप्लिनरी साइंस जो आती है वो आती है बायोफिज़िक्स। नेक्स्ट आ जाते हैं हम बायोकेमिस्ट्री। बायो और केमिस्ट्री को मिला के ये बनता है। ठीक है, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स एंड प्रोसेसेस। अच्छा, अब जब हम लोग लिविंग थिंग्स पढ़ते हैं तो लिविंग थिंग्स सारी की सारी एलिमेंट से बनी हुई है और डिफरेंट कंपाउंड से बनी हुई है। ठीक है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, मैग्नीशियम, मैंगनीज, जिंक, ये सारे के सारे क्या है, केमिकल कंपाउंड एलिमेंट्स है जो कि हम लोग सारे पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, और ये मिल के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, वो भी सारा केमिस्ट्री के अंदर आता है। इसके अलावा जब हम लोग कोई प्रोसेस पढ़ रहे होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, तो वो प्रोसेस हम रिएक्शंस में दिखते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन, तो हम देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, CO2 के अंदर हम लोग क्या ऐड करते हैं, H2O। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ वो सनलाइट, और क्लोरोफिल के अंदर जाके ये क्या बना देता है, C6H12O6 ग्लूकोज बना देता है। ठीक है, और साथ हमें क्या मिल जाती है, साथ हमें मिल जाती है O2। ठीक है, तो इस तरह से जब हम लोग रिएक्शंस पढ़ रहे हैं तो ये जो रिएक्शंस है इसमें सारे केमिकल्स इन्वॉल्व है। तो इस वजह से ये जो केमिकल्स इन्वॉल्व है तो हम लोग इसको बायोलॉजी के अंदर
भी जो है ना इसको स्टडी को डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं केमिस्ट्री के साथ। इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ये सारा कुछ हम लोग जब पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा बायो मैथमेटिक्स या बायोमेट्री। मैथमेटिक्स और बायोलॉजी को जब मिला के हम लोग स्टडी करते हैं, बायोलॉजी के अंदर जब हम कोई ऐसी ब्रांच स्टडी कर होते हैं जिसमें हमें मैथ्स का सहारा लेना पड़ जाता है तो हम लोग कहते हैं कि ये बायोमेट्री है, ठीक है। Bio plus maths, it deals with the study of biological processes using mathematical techniques and tools. For example, to analyze data gathered after the experimental work, biologists have to apply rules of mathematics. जब हमने एक एक्सपेरिमेंट किया और हमने उसमें से डेटा इकट्ठा किया और हमने उसको अरेंज करना तो हम मैथमेटिक्स के रूल्स अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि मलेरियल पेशेंट्स कितने हैं। अगर हमें कोई कहे कि मलेरियल पेशेंट्स और हेल्दी जो है ना पर्सनस, उनके दरमियान एक हॉस्पिटल है तो वो कहते हैं कि मलेरियल पेशेंट्स और हेल्दी पेशेंट के दरमियान हमें रेशो निकाल के दें। तो हम क्या करेंगे, हम नंबर नोट कर लेंगे। मलेरियल पेशेंट्स का नंबर हमने नोट कर लिया, ठीक है, 25 हमने नोट कर लिया कि मलेरियल पेशेंट्स का नंबर है, ठीक है। और फिर हमने हेल्दी पेशेंट्स का नंबर नोट कर लिया, ठीक है, कि 100 है। उसके बाद हमने क्या निकाल ली, उसकी रेशो निकाल ली, ठीक है। रेशो निकाल ली, रेशो निकाल के हमने 25 को डिवाइड कर दिया 100 के साथ, दिया 25 रेशो 100 डाल दिया तो आ जाएगा 1:4। तो इस तरह हमने बायोमैथमेटिक्स यूज़ करके एक प्रॉब्लम का सलूशन निकाल लिया, एक क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया। तो इस तरह से बायो और जो मैथमेटिक्स है वो रिलेट करती हैं आपस में। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें अगली ब्रांच, तो अगली ब्रांच हमारे पास आ रही है बायो जियोग्राफी। बायो और जियोग्राफी एक स्पेसिफिक अलहदा से साइंस है जिस या स्टडी है जिसमें हम लोग अर्थ को डिफरेंट एरियाज़ में डिवाइड करते हैं उन उसकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंगली। जैसे कि पोलर रीजन है, टेम्परेट रीजन है, ट्रॉपिकल रीजन है, ठीक है। तो डेजर्ट्स वाले एरिया को अलहदा करते हैं, स्नोफॉल वाले एरिया को अलहदा करते हैं, प्लेन्स को अलहदा कर देते हैं, ठीक है, माउंटेन्स को अलहदा कर देते हैं। तो रीजन के हिसाब से ना अर्थ को डिवाइड कर लेते हैं। तो जब हम लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं और जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन और अकरेंस पढ़ते हैं डिफरेंट स्पीशीज़ की, डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिफरेंट एरियाज़ के अंदर। अब हमने जब बायोलॉजी पढ़नी है तो अब ये तो नहीं है कि हम लोग सिर्फ एक ही एरिया की जो है ना वो स्पीशीज़ पढ़ते हैं। हमने जब पढ़नी है तो हमने सारे एरियाज़ की स्पीशी पढ़नी है, सारे एरियाज़ की, पूरी अर्थ की जो है ना हमने पढ़नी है डिफरेंट एनिमल्स के बारे में। तो हम क्या करते हैं कि फिर तब हमें जियोग्राफी को भी बायो के साथ रिलेट करना पड़ता है। हमें डिफरेंट रीजन्स के हिसाब से जब हम रीजन्स देखते हैं तो फिर हमें पता लगता है कि इस रीजन के हिसाब से इसकी जो अंदर एनिमल्स रहते होंगे इस पर उसकी कैरेक्टर्स क्या होंगी, ठीक है। तो हमने बहुत से रीजन्स में डिवाइड कर लिया और उसी रीजन्स के बेसिस पर हम लोग फिर और डिफरेंट स्पीशीज़ को स्टडी करते हैं। जैसे कि मैंने बताया पोलर रीजन है, टेम्परेट रीजन है। पोलर रीजन से पोलर बियर रहता है पोलर रीजन में, ठीक है। टेम्परेट रीजन के बहुत सारे एनिमल्स हैं। टेम्परेट रीजन में कौन से एनिमल्स होते हैं, ट्रॉपिकल में कौन सा होता है, फॉरेस्ट में कौन सा होता है, रेन फॉरेस्ट में कौन सा होता है, डेजर्ट में कौन सा होता है, कैमल्स वगैरह। इस तरह करके हम लोग फिर उनके कैरेक्टर्स पढ़ते हैं, ठीक है। और जैसे हम लोग जिस रीजन का नाम लेते हैं तो हमारे जहन में आ जाता है कि इसमें ये स्पीशीज़ रहती होंगी। तो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है बायो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या करते हैं, इकोनॉमिक्स में हम लोग गेन, प्रॉफिट्स एंड लॉस कि हमने ये कारोबार शुरू किया तो इसमें हमें कितना फ़ायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, नफ़ा नुकसान, ये सारी चीज़ें ना हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। तो बायोलॉजी में जब हम लोग बिज़नेस करते हैं ना, फॉर एग्जांपल कोई मेडिसिन बनवा रहे हैं या फिर हम लोग कोई और काम कर रहे हैं जिससे बिज़नेस स्टार्ट किया हुआ है, हमने कोई एनिमल्स की देखभाल कर रहा है तो उसमें जो है ना प्रॉफिट कितना हो रहा है, नुकसान कितना हो रहा है। तो जब हमने वो देखना होता है तो हम लोगों को देखनी पड़ती है बायो इकोनॉमिक्स, यानी कि बायोलॉजी और इकोनॉमिक्स को मिल के यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। बेनिफिट्स एंड लॉसेस उसमें देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई कहता है कि भी मुझे हिसाब लगा के दो कि हमने, ये बहुत सिंपल सी मैंने एग्जांपल दी है, लेकिन अगर हमें कोई कहता है कि मुझे बताओ कि मैंने इंसुलिन मैन्युफैक्चर का एक फैक्ट्री शुरू की है, उसमें जो पर बोतल मुझे इंसुलिन पड़ रही है ना बनाने के लिए, तो वो मुझे पड़ रही है तकरीबन कितनी, $2 पर बोतल, ठीक है। एक बोतल के हिसाब से उसने अंदाज़ा लगाया तो उसको एक बोतल $2 में पड़ रही है। तो जब उसने कहा कि जब मैं कॉस्ट जो है सेल के लिए मैंने जो कॉस्ट रखी है बेचने के लिए वो जो है ना वो $4 है, तो मुझे तुम बताओ कि इतनी बोतल्स या मैं बनाऊंगा तो इसमें प्रॉफिट लॉस क्या होगा। तो पहले हम लोग प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट जो उसने सेल के लिए लगाई है और फिर उसमें से माइनस कर देंगे मैन्युफैक्चर कॉस्ट। तो $4 उसने सेल के पे लगाई हुई है, इनके सेल के लिए रखी हुई है, और $2 जो है ना वो उसने रखे हुए हैं बनाने के लिए। तो उसको इस टोटल सारे प्रोसीजर में से $2 जो है ना $2 वो उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो इस तरह हमने इकोनॉमिक्स यूज़ करके
क्या किया हमने, इकोनॉमिक्स यूज़ करके उसका प्रॉफिट निकलवा लिया। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट बायोलॉजी को डिफरेंट ब्रांचेस के साथ जोड़ते हैं और अपनी मफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम लोग दो साइंसेस को जोड़ें तो मिलके वो क्या बन जाती है, इंटर डिसिप्लिनरी साइंसेस। आज का टॉपिक यहाँ